और किस तरह से इस सिद्धांत की रचना, इस बारे में संविधान कोलेजियम सिस्टम कैसे आया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा में इस बारे में बहुत बहस हुई थी कि जज कैसे नियुक्त किए जाएंगे। बात 23 और 24 मई 1949 को बहस हुई थी और दो लोगों ने, दीप ओकर साहब थे मद्रास के, उन्होंने एक संशोधन रखा था कि जज की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह दी जाए और उनकी बात ही फाइनल मानी जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के सिर्फ परामर्श से नहीं, सहमति से करें। और ये उसके बारे में उन्होंने तर्क भी दिए। लेकिन जजों की, और दूसरा संशोधन था महबूब अली बेग का, वो भी मद्रास से थे। इस संशोधन को संविधान सभा ने 24 मई 1949 को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। फिर केटी शाह ने एक संशोधन रखा, लेकिन उसे भी खारिज किया गया। और डॉक्टरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन संशोधनों के बाद 24 मई 1949 को उन्होंने एक भाषण दिया। मैं उस भाषण का कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि इन संशोधन प्रस्तावों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी से ही बनाए जाए। इस बारे में दो राय नहीं है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र और अपने स्तर पर सक्षम होना चाहिए। जहाँ तक चीफ जस्टिस की मंजूरी से जज नियुक्त करने का मामला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तर्क को देने वाले लोग चीफ जस्टिस की निष्पक्षता और उनके फैसला लेने की क्षमता पर पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं। मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन आखिर हैं तो वे आप भी अम्बेडकर साहब का है। उनमें आम आदमियों की तरह तमाम खामियां, तमाम तरह की भावनाएं, राग द्वेष हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जजों की नियुक्तियों में चीफ जस्टिस को वीटो यानी निर्णायक अधिकार देने की बात की जा रही है। जो वीटो पावर हम राष्ट्रपति और सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो चीफ जस्टिस को कैसे दें? और ये खतरनाक व्यवस्था होगी। संविधान सभा की इन 2 दिनों की कार्रवाई को देखने से और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर का पक्ष जानने के बाद इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि संविधान सभा जजों की नियुक्ति का निर्णायक अधिकार जजों या चीफ जस्टिस को देने के खिलाफ थे, बल्कि इसे खतरनाक भी माना गया। उसी भाषण में अम्बेडकर का एक वाक्य है और वो आज बहुत सही मुझे लगता है। उन्होंने कहा था कि हम मुर्दा घर से राज नहीं चलाना चाहते, हम मुर्दा घर से राज नहीं चलाना चाहते। यानी संविधान सभा जो आज है, जब वो संसद बनेगी और उसे जरूरत होगी संविधान में संशोधन करने की, तो वो संविधान सभा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो उस समय की पीढ़ी होगी वो जैसा उचित समझेगी वैसा करेगी। और इसलिए 2014 का जो संवैधानिक संशोधन है, वह डॉक्टर अम्बेडकर के उस
कथन को याद दिलाता है कि मुर्दा घर से हम राज नहीं चलाना चाहते, जीवित लोग राज चलाते हैं। और एक जीवित संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, संविधान संशोधन किया था और उसे मुर्दा घर से राज चलाने वाले लोगों ने पक्ष किया। संविधान सभा ने जो पद्धति निर्धारित की, मैंने कहा था कि कोलेजियम कैसे बना, मैं उस पर आता हूं और फिर हम अपनी बात समेटेंगे। संविधान सभा ने जो पद्धति निर्धारित की वो कैसे बदली और कोलेजियम सिस्टम किस तरह आया और अब कुंडली मारकर बैठ गया है। और आप जानते हैं कि कुंडली कौन मारता। बात 18 मार्च 1981 की है। कानून मंत्री थे पी शिवशंकर। उन्होंने एक आदेश जारी किया। उस आदेश का भी एक इतिहास। इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा गांधी पर मुर्गी चोरी का मणिपुर में एक मुकदमा कायम हुआ और शिवशंकर दौड़ दौड़ करके विफल जाते थे। जब वो कानून मंत्री बने तो उन्होंने सलाह की होगी प्रधानमंत्री से, यानी इंदिरा जी से, और उन्होंने शिवशंकर, हम लोगों ने देखा है कि शिवशंकर तेज सरदार तो थे ही और बढ़िया भी। उन्होंने कानून मंत्री बनते 18 मार्च 1981 की बात है। हाई कोर्ट के 1/3 जजों को दिल्ली वाले को चेन्नई भेज दिया, चेन्नई वाले को गुवाहाटी भेज दिया, 1/3। तो जज ही गए कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने तब पी शिवशंकर के आदेश को सही ठहराया। और शिवशंकर ने भी, खुद वो बड़े वकील थे, वो खुद भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के हित में मैंने ये किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। ये पहला जो आजकल जो बहुत बोलचाल में है कि 3 जजेस केस, 3 जजेस केस से कोलेजियम सिस्टम आया। तो 3 जजेस केस में पहला जजेस केस किया है। आज जिसे जजेस केस का नाम प्राप्त हुआ है उसकी शुरुआत उसी समय हुई थी, यानी 81 में। दूसरी बात हमें ख्याल में रखनी चाहिए वह यह कि उस दशक में देश की राजनीति की सामाजिक संरचना तेजी से बदल रही थी। खासकर पिछड़े वर्ग की लोकसभा और विधानसभाओं में संख्या बढ़ रही थी और उसी के साथ ऊंची जातियों की हिस्सेदारी घट भी रही थी। इस बीच वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक सरकार की नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया। इससे सवर्ण तबकों का जो भी वर्ग है वो घबराया। संसद, विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों के बाद अगर नौकरशाही में भी उनका दबदबा टूट जाएगा तो क्या होगा। इसे देखते हुए उन्होंने जजों की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जो संसद और सरकार से पूरी तरह आजाद है, जिसमें इसका तीसरा पक्ष भी है। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो गई। दूसरी बार फिर यह विषय आया 1993 में। कोलेजियम सिस्टम ने अपनी जगह 1993 में बनाई। उस मामले को सेकंड जजेस केस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के परामर्श से करेंगे। इस फैसले से संविधान की जजों की नियुक्ति से
संबंधित धारा को नए सिरे से लिख दिया गया। संविधान को बगैर बदले हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बदल दिया। इस मामूली से दिखने वाले फेरबदल से भारत में जजों की नियुक्ति का तरीका बदल गया। राष्ट्रपति और भारत सरकार की भूमिका अब कोलेजियम की भेजी हुई सूची पर मोहर लगाने की हो गई है। याद करिए 1993 में केंद्र की सत्ता कांग्रेस के पास थी। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, वही कानून मंत्री भी थे। कांग्रेस ने कोलेजियम सिस्टम लाने की जजों की कोशिश का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि बाद में कांग्रेस शासन में कानून मंत्री बने कपिल सिब्बल ने तो 1993 के इस केस में कोलेजियम सिस्टम के पक्ष में बहस की है और इस केस में उन्होंने दलील दी थी कि चीफ जस्टिस, मैं कोर्ट और अनकोर्ट में बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस जजों के नामों की सिफारिश करें। इसके पहले उन्हें 2 या 3 वरिष्ठ जजों से परामर्श करना चाहिए। इस तरह तो राय बनेगी, वह पूरी न्यायिक बिरादरी की राय मानी जाएगी और इसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य होना चाहिए। ये कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल जो कह रहे थे वही बात कोलेजियम सिस्टम के रूप में लागू होगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि चीफ जस्टिस अब 4 सीनियर जजों की राय देते हैं। 2004 में दोबारा केंद्र की सत्ता में कांग्रेस का गठबंधन आया। उन 10 सालों में कांग्रेस ने कोलेजियम सिस्टम को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। ये भी तथ्य है कि जजों की नियुक्ति का मामला 1990 में बोलने और इसे 9 जजों की बेंच को सौंपने वाले चीफ जस्टिस को जरा हम लोगों को याद करना चाहिए। में से कई लोगों ने उनको देखा होगा, पंडित रंगनाथ में से। रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वो अध्यक्ष हुए। यही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा। उनके भतीजे दीपक मिश्र कोलेजियम से ही भारत के चीफ जस्टिस बने। धार्मिक अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने को लेकर गठित कमीशन के भी अध्यक्ष बने। कोलेजियम सिस्टम के आने के साथ ही न्यायपालिका में सामाजिक विविधता लाने की कोशिशों का अंत हो गया। इस बारे में होने वाली तमाम मांगों पर केंद्र सरकार नियमित रूप से चीफ जस्टिस को पत्र लिखती है। ये इस समय की सरकार और इसी सरकार पर आरोप लगता है कि संविधान खतरे में है। ये अलग विषय है। एक केंद्र सरकार द्वारा संभवतः ऐसे 100 पत्र लिखे जा चुके हैं। मेरी जानकारी अगर सही है तो बाकायदे भारत सरकार यानी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीफ जस्टिस को 100 पत्र लिख चुकी है। समलैंगिक शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता से केशवानंद भारती का फैसला फिर से प्रासंगिक हो गया है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के आधारभूत ढांचे की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। ये सुप्रीम कोर्ट को कौन बताए? और मैं इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूं। राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथ की एक किताब आई है, स्नैक्स इन गंगा। उसका वीडियो जो विजया विश्वनाथ जो बोल रही हैं वो वीडियो खूब वायरल है। मैंने भी उसको ध्यान से सुना। ने पता नहीं उसको देखा या नहीं देखा, लेकिन उस वीडियो में चंद्रचूड़ का बार बार नाम आ रहा है, उनकी तस्वीर आ रही है।
वो जो भाषण दे रहे हैं वो सोर्स, उनके भाषण का सोर्स क्या है, विजया विश्वनाथन चुनौती देकर के कह रही है और कह रही है कि हार्वर्ड के ये लोग आपको डिक्टेट कर रहे हैं। क्या चंद्रचूड़ को चुप रहना चाहिए? दूसरा जो उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जौहर से भारत में समलैंगिक संबंधों को टाइम से उसको निकाल दिया गया। ये फैसला 2018 में आया और उसकी चौथी वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? ब्रिटिश हाई कमीशन। और ब्रिटिश हाई कमीशन में जो सज्जन बोलने के लिए गए थे वो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे। अब चंद्रचूड़ साहब वहां बोल रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अभिजीत गंगोपाध्याय को एक ओपिनियन रखने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक मामले में अपनी ओपिनियन इंटरव्यू के जरिए दे दी और चंद्रचूड़ साहब उनको हटा दे रहे हैं उस काम से, उस बेंच से। ब्रिटिश हाई कमीशन में चंद्रचूड़ का जो भाषण है वो समलैंगिकता के पक्ष में है। आपकी एक ओपिनियन है, दुनिया भर पूरी दुनिया जानती है। फिर आप इस बेंच के चीफ जस्टिस क्यों हैं? इस बेंच को हेड क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उनसे हर चौराहे पर पूछा जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल इतना ही नहीं है, दो तीन बातें और हैं। कुल ये है कि भारत सरकार जो आज है वो भारत को औपनिवेशिकता से मुक्ति दिलाना चाहती है। हमारा संविधान 1935 के उस ढांचे पर खड़ा है जो औपनिवेशिकता का ढांचा है और इसलिए कानून, न्याय व्यवस्था, इसमें जो बदलाव होना चाहिए उस बदलाव के लिए एनजेएसी जरूरी है। क्योंकि जजों का स्वार्थ है आज की न्याय प्रणाली में, जज कोई भी हो, हर जज का आज वेस्टेड इंटरेस्ट है इस न्याय प्रणाली को बनाए रखने में, हर दृष्टि से। मैं उसको मुझसे आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था में बदलाव करने के लिए जरूरी है। और मैं ये कहूंगा कि इस देश में जो परिवर्तन की एक लहर चल रही है उस परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। जल्दी न्याय हो लोगों के लिए तो संसद में ऐसे कानून पारित होने चाहिए और न्यायिक मामलों में न्याय सुलभ हो। अब जैसे मान लीजिए 26 नवंबर 2022 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई, लिखित भाषण उनके हाथ में था, थोड़ा पढ़ा और उसके बाद एक और रख दिया और जो 9 मिनट वो बोली पूरी जुडिशरी के सामने, उसमें उन्होंने कहा कि लोग जेलों में बंद हैं, करोड़ों लोग जेल में बंद हैं, 4-5 करोड़ लोग 4-5 करोड़ मुकदमे हैं
लाखों लोग बंद हैं, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको आपका कानून नहीं मालूम, कौन सी सजा हुई है, किस जुर्म में गए हैं, ये भी उनको नहीं मालूम। तो आप इसका कोई रास्ता निकालें, ये कह करके वो लोग बैठे। भारत निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये व्यवस्था की कि जो लोग अपना जमानत का पैसा नहीं दे सकते उनके लिए 7,000 रुपये भारत सरकार ने व्यवस्था कर दी। अब ये सुधार की एक प्रक्रिया है, यानी जो 4-5 लाख लोग इसी तरह से जो जेलों में बंद हैं उनके लिए रास्ता खुल गया। उसके अलावा जुडिशरी की भाषा है अंग्रेजी, और भारत आज चाहता है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में जुडिशरी का काम हो, ताकि लोग अपनी भाषा में न्याय को समझ सकें, न्याय को जान सकें। तो मैं ये कहूँगा कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में सुधार से जल्दी न्याय होगा, और इन सारे मामलों में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्मिक अपील की है, लेकिन न्यायपालिका की तरफ से ठोस पहल नहीं हो रही। इसकी मुख्य वजह यह है कि जजों की वर्तमान नियुक्ति व्यवस्था से शहरी और अभिजात लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, और उनके एजेंडे में गांव है, गरीब है, आम जनता है। कोलेजियम की प्रणाली है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं, जानने की बात है। और इसलिए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ कह करके कि भारत सरकार को जो मूल संविधान में व्यवस्था थी उसे बहाल करना चाहिए। संविधान में जो मूल व्यवस्था थी उसे बहाल करना चाहिए, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं उन तरीकों में नहीं जाता। जिज्ञासा ने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए कहा, हमने कुछ पढ़ा करके आपके सामने कुछ बातें रखी, मैं आप सबका आपने सुना, मैं आभारी हूँ। राम बहादुर राय जी, आप अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, कोई भी विषय होता है वो आप बड़ी सहजता से और बेबाकी से अपनी बात कह जाते हैं, और उसके अर्थ मायने स्पष्ट हमें समझ भी आते हैं, और कुछ हमारे लिए छोड़ भी जाते हैं कि हम किस तरह से उसके अर्थ और मायने निकालेंगे। मैं काफ़ी अरसे से उनसे परिचित हूँ। वर्ष जनवरी 18 में मेरा उनसे लगातार मिलने का एक ऐसा सहयोग रहा था कि दिल्ली सरकार की कुछ खामियां थीं, और आपने उस वक्त यथावत में उस लेख को बड़े बखूबी छापा था, और उसमें भी पूरी गहराई, अगर आप लेख देखें 9 पेज का लेख था, और उसके अंदर ऐसी ऐसी जानकारी जो मैंने ही दी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उस जानकारी के अंदर भी कुछ और जानकारी आपने उसी में सुलझो दी। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे हैं, और आज 6 वर्ष हुए हैं हमारी जिज्ञासा को मंच को। जिज्ञासा शांत नहीं होती है, जिज्ञासा रहेगी। और अब जो राजकुमार भाग्य जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो समय समय पर, जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, कि ऐसे ऐसे विषय जो हमारे मस्तिष्क में घुमा तो करते हैं, उनकी उलझने हमें परेशान तो करती हैं, लेकिन कभी कभी उसके लिए हमें मार्ग नहीं मिलता है। तो वह मार्ग भी आज इस विषय पर हमें मिला। उसके लिए मैं आप सबको, सभी प्रबुद्धजन, सभी बुद्धिजीवी,
जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आज शनिवार का दिन है, 13 मई को आज हमारे 6 वर्ष मनाते हुए आपने हमारा साथ दिया और आपके बड़े बढ़िया प्रश्न, जो एक प्रोफेसर साहिबा ने बात की और रुद्रा जी ने बात की, विषय वो सारे एक ही थे। और ये शायद जैसा हमें समझ आ रहा है कि विषय को तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब उसको धरातल पे उतारने के लिए कैसे सरकार उस पे ऐसा कुछ कानून बनाए जो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, और क्या ये एक जैसा एक जन आंदोलन के माध्यम से होगा, जनता को बीच में जाना पड़ेगा, अपनी बात को मनवाना पड़ेगा, ये एक प्रश्न अधूरा सा है। और ये जिज्ञासा शांत नहीं होने वाली है और ये जिज्ञासा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और अब चाय हमारे इंतजार करेंगे, हम कुछ चाय के बाद। धन्यवाद।